हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश चौबे। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एमपीएलआरसी के एक एक प्रोविजन में ये डिस्कस करेंगे कि क्या एमपीसीजे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप दो चीजें इंश्योर कर लें कि आपने पिछला वाला एमपीएलआरसी का वीडियो देख लिया है, और इस वीडियो को देखते समय आप अपना बेरिट साथ में रखें, ताकि जो जो प्रोविजंस और प्रोविजन के अंदर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप वहीं पे साथ में नोट डाउन करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द फर्स्ट सेक्शन इन दिस एक्ट इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो देखिए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो एमपीएलआरसी कहां कहां अप्लाई होता है। सो होल ऑफ मध्य प्रदेश एक्सेप्ट द लैंड अंडर फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर जो लैंड आता है उस पर अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, डेट ऑफ कमेंसमेंट। सो कमेंसमेंट की डेट है इसकी 2 अक्टूबर 1959। ये दोनों क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद डेफिनेशन सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 2। उसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन दी हुई है वो है आबादी। अब देखिए, यहाँ पे एक तो ये क्लॉजेस इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 2 के किस क्लॉज में आबादी दिया हुआ है। आबादी होता क्या है? विलेज का वो पोर्शन, वो लैंड जिसे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है इनहेबिटेंट्स द्वारा वहां के। ठीक है, दैट इज आबादी। फिर बी है एग्रीकल्चर। यहां से ये सारे क्लॉजेस जो जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये इन पे क्वेश्चंस प्री में आता है। एग्रीकल्चर किस क्लॉज में डिफाइन है और होता क्या है, तो उसके लिए बेरिट में आप थोड़ा सा प्रोविजन देख लीजिए क्या क्या एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है। तो इसमें सबसे पहले द रेजिंग ऑफ एनुअल और पीरियोडिकल क्रॉप होना चाहिए। वो पीरियोडिकल भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है। बीटल लीव्स, वाटर नट, गार्डन प्रोड्यूस, ये तीनों चीजें आप अंडरलाइन कर लें। देन इट इज हॉर्टिकल्चर। उसके बाद प्लांटिंग एंड अपकीपिंग ऑफ ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स का मतलब होता है जब फ्रूट ट्रीज एक लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होते हैं लैंड पे, दे आर कॉल्ड ऑर्चर्ड्स। फोर्थ है फॉडर ग्रेजिंग, थैचिंग ग्रास। और फिफ्थ जो है इसका पोल्ट्री फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें मार्क कर लीजिए। ये जरूर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर के फिफ्थ पॉइंट में, कि ये पोल्ट्री फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री जो हो रही है, दिस शुड बी 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया से 5 किलोमीटर दूर हो रही हो तभी एग्रीकल्चर में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यहां से ट्रिकी ऑप्शन बन जाता है जिसमें आपको ये तो दिया रहेगा फिशरी या एनिमल हस्बेंड्री, बट 5 किलोमीटर वाला जो पॉइंट है वो मिसिंग होगा। तो ये जरूर आप ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल ईयर। क्लॉज सी में दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चरल ईयर कब स्टार्ट होता है? सो एग्रीकल्चरल स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। ये ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से एग्रीकल्चरल ईयर। क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक एग्रीकल्चरल ईयर पे क्वेश्चन बनता है और एक बनता है आपका रेवेन्यू ईयर पे। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, वी में है रेवेन्यू ईयर। इसको ध्यान रखने का, रेवेन्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर को। अब कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि जुलाई में कौन सा था और 1 अक्टूबर कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर, अक्टूबर और जो रेवेन्यू ईयर है, इसका कोरिलेशन ये है कि रेवेन्यू से सिग्निफाई होता है दिवाली। दिवाली इज कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेवेन्यू, और दिवाली नॉर्मली अक्टूबर में आती है। तो ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर इज रेवेन्यू ईयर। और एग्रीकल्चर जो है वो बारिश से रिलेटेड है, और रेनी सीजन जो होता है आपका जुलाई होता है। सो 1 जुलाई इज एग्रीकल्चरल ईयर। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिर्फ क्लॉज याद रख लीजिए, कौन से क्लॉज में दिया हुआ है। होल्डिंग इंपॉर्टेंट है, आई। होल्डिंग होता क्या है? एक पीस ऑफ लैंड जिसपे सेपरेटली असेसमेंट होना है लैंड रेवेन्यू का, दैट पोर्शन इज वन होल्डिंग। इंप्रूवमेंट प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शॉर्ट नोट वगैरह मेंस में आ जाता है। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं इंप्रूवमेंट होता क्या है। जे में जो दिया हुआ है, देखिए लैंड पे जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड पे, उसके बेनिफिशियल यूज के लिए इसमें दो चीजें आ सकती हैं इंप्रूवमेंट्स में। एक तो वाटर सप्लाई के लिए आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे कोई टैंक या फिर आप चैनल या वेल बनवा रहे हैं, दैट इज कवर्ड। और दूसरा है ड्रेनेज। ड्रेनेज के लिए जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं वो भी। फिर जैसा कि आप क्लॉज जे में देख पा रहे होंगे, इसमें सेकंड जो सेकंड पैराग्राफ है वो ये बता रहा है कि क्या इंक्लूड नहीं होता इंप्रूवमेंट में। तो उसमें देखिए, जो भी टेम्परेरी नेचर का ये वर्क है, ये पूरा वाटर के लिए और ड्रेनेज, ये अगर टेम्परेरी नेचर का है तो इंक्लूड नहीं होगा, परमानेंट नेचर का होना चाहिए, तभी वो इंप्रूवमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज है एल।
जिसमें दिया हुआ लैंडलेस पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स, क्लॉज मार्क कर लीजिए, लैंडलेस पर्सन किसमें दिया है और होता क्या है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लैंड, एक क्वांटिटी डिफाइन कर देती है कि उस क्वांटिटी से कम जिसके भी पास लैंड है और वो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट है। इसमें फर्स्ट लाइन में आप अंडरलाइन कर लीजिए बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट है, और लास्ट लाइन में दिया है होल्ड्स नो लैंड और लैंड लेस देन द एरिया विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। तो या तो कोई भी लैंड होल्ड नहीं करता है, या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है मिनिमम वाली उससे कम लैंड होल्ड करता है पर्सन, सो ही इज अ लैंडलेस पर्सन फॉर दीज पर्पसेस। इसके बाद नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है लैंड रेवेन्यू कहां दिया हुआ है, सो सिर्फ क्लॉज बस। इसके बाद सीधे मार्क करिए ओ मैंगो ग्रोव भी इंपॉर्टेंट है इसमें। सो मैंगो ग्रोव, जो मैंगो ट्रीज एक लार्ज क्वांटिटी में जब प्लांटेशन होता है वो होता है। इसके बाद ऑर्चर्ड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्लॉज इसका इंपॉर्टेंट है ऑर्चर्ड का, ध्यान रखिएगा पी में दिया हुआ है ऑर्चर्ड, होता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट सीधे रेवेन्यू ऑफिसर मार्क कर लीजिए, यू, यू में दिया हुआ है रेवेन्यू ऑफिसर, ये ध्यान रखिएगा बस किस क्लॉज में दिया है। बाकी डेफिनेशन तो कि कौन कौन रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जो लिस्ट दी हुई है वो तो आपको सेक्शन 11 में मिलेगी। फिर है वी में रेवेन्यू ईयर, ये ध्यान रखिएगा दोनों क्लॉज बी और डेट। नॉर्मली इसका डेट का क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू ईयर कब स्टार्ट होता है या एग्रीकल्चरल ईयर कब स्टार्ट होता है। इसके बाद सेक्टर मार्क कर लीजिए क्योंकि ये नया है, 2018 अमेंडमेंट से है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्टर के बाद सीधे सर्वे नंबर एक्स, सो बेरेट में आप मार्क कर लीजिए एक्स, सर्वे नंबर क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्वे नंबर जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसका जो एक पोर्शन, जैसे प्लॉट्स होते हैं नॉन एग्रीकल्चरल में, ऐसे एक पोर्शन ऑफ लैंड जो है जिसका सेपरेट असेसमेंट होना है, दैट इज सर्वे नंबर, एक्स में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो Z2 है, कल्टीवेट पर्सनली। यहां से आपको कंटेंट से क्वेश्चन बन सकता है कि कब कल्टीवेट पर्सनली होता है और कब नहीं होता। तो उसके लिए आप देखिए, टू कल्टीवेट पर्सनली मीन्स टू कल्टीवेट नो वंस ओन अकाउंट बाय वंस ओन लेबर, जब खुद अपने लेबर से आप कर रहे हैं ओन लेबर इसमें आएगा। इसके बाद दिया हुआ है फैमिली मेंबर, किसी फैमिली मेंबर के लेबर से कल्टीवेशन हो रहा है तो भी आएगा। और तीसरा है अगर आपने इसके लिए सर्वेंट रखा है, सर्वेंट भी आता है, लेकिन यहां ये ध्यान रखिएगा कि इस सर्वेंट को जो पेमेंट हो रहा है दैट पेमेंट शुड बी कैश और काइंड। अगर आप क्रॉप शेयर दे रहे हैं एज पेमेंट फॉर दैट लेबर तो वो कल्टीवेट पर्सनली में नहीं आएगा, कि आप किसी की हेल्प ले रहे हैं कल्टीवेशन में और उसको जो प्रोड्यूस हो रहा है फाइनल क्रॉप शेयर उसमें से कुछ शेयर दे रहे हैं तब नहीं आएगा, कैश या काइंड में पे कर रहे हैं तभी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अनऑक्यूपाइड लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनऑक्यूपाइड लैंड एक्चुअली वो लैंड है जो कोई होल्ड नहीं कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो अभी भी गवर्नमेंट के ही पास है कंप्लीटली, वो होता है अनऑक्यूपाइड लैंड। फिर है विलेज, विलेज भी काफी इंपॉर्टेंट है, Z5 में दिया है। ठीक है, एक डेफिनेशन दी है, वो प्रीलिम्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लॉज ध्यान रखिएगा विलेज, विलेज कहाँ डिफाइंड है। तो जो सेक्शन 2 है डेफिनेशन वाला, उसमें से जितने मैंने अभी मार्क कराए हैं आपको सिर्फ इतने ही क्लॉजेस आपको पढ़ने हैं, और जहां कंटेंट से क्वेश्चन आ सकता है वो जो मैंने बताया बस इतना आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आते हैं चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दिया है, चैप्टर 2 डील्स विद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो यहां से क्वेश्चन जो आ सकते हैं सिर्फ इसका जो सबसेक्शन 1 है बस उसको आप मार्क कर लीजिए कि मेंबर कितने होते हैं बोर्ड में। तो एक आपका होगा प्रेसिडेंट और इसके अलावा टू अदर मेंबर्स, ये ध्यान रखिएगा, अदर मेंबर्स, दो अदर मेंबर्स और एक प्रेसिडेंट, तीन लोग होंगे बोर्ड में। सेक्शन 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रिंसिपल सीट कहां होगी। सो ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल सीट जो है वो होगी आपकी ग्वालियर में, ग्वालियर में है प्रिंसिपल सीट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। बस यही दो क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी फंक्शन और वो सारी चीजें ज्यूरिसडिक्शन वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट यहां नहीं है। फिर सीधे आप आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 3 रेवेन्यू ऑफिसर्स देयर क्लासेस एंड पावर्स। इस चैप्टर के बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया है पिछले चैप्टर में, एक हियरार्की वाइज मैंने आपको समझाया था कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है, उसको जरूर आप देख लीजिए।
फिर रेवेन्यू ऑफिसर 11 में डिफाइन किए गए हैं, या लिस्ट दी हुई है रेवेन्यू ऑफिसर की, कौन कौन रेवेन्यू ऑफिसर होगा, ये सेक्शन का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कितने रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 19, टोटल 19 ऑफिसर्स हैं रेवेन्यू इस 11 में। कौन नहीं आता है, यहां से क्वेश्चन ये भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू ऑफिसर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। सो उसमें ऑप्शन में आपको अथॉरिटीज दूसरे ऑफिसर्स भी हैं, बट वो रेवेन्यू नहीं है, जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, कोतवार, पटेल, ये सब ऑफिसर्स तो हैं, बट वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। अथॉरिटीज तो हैं अंडर एमपीएलआरसी, बट वो इस लिस्ट में नहीं है। तो यही सारे ऑप्शंस आपको वहां पे आते हैं। कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर सेक्शन 12 देखिए इसके बाद। जो कंट्रोल होता है, वो सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू ऑफिसर किसके सबऑर्डिनेट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं। फिर है 13, 13 इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑल्टर, क्रिएट या एबॉलिश जो करते हैं, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन, ये डिवीजन है लैंड का, जो मैंने पूरा आपको समझाया था। डिवीजन का हेड कमिश्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर। वो जो डिवीजन है उसको अगर एबॉलिश कर रहे हैं, ऑल्टरेशन उसमें कोई करना है, तो ये ध्यान रखिएगा ये पावर भी स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्मली सेक्शन का क्वेश्चन नहीं आता है यहां से, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कौन करता है। स्टेट गवर्नमेंट डज ऑल दिस। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है 13A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आपको सेक्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है, और प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट लिखा हुआ है 13A में। ये 2018 अमेंडमेंट के बाद आया है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सेक्शन भी इसमें याद रखिएगा 13A। इसके बाद 19 है अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार। थोड़ा कम चांस है इसके आने का, बट फिर भी ध्यान ये रखिएगा कि अपॉइंटमेंट ये जो भी है ये स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है। ठीक, तहसीलदार थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोविजन, इसीलिए 19 आप मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन। इसके बाद नेक्स्ट जो है 22 आप मार्क कर लीजिए, सब डिविजनल ऑफिसर। ये एक्चुअली आपको उस हायरार्की को समझने में भी हेल्प करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में चार्ट्स के फॉर्म में समझाई थी, तहसीलदार, एडिशनल और नायब तहसीलदार। फिर सब डिविजनल ऑफिसर, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ज्वाइंट डेप्यूटी कलेक्टर जो होते हैं उन्हीं पे पावर कन्फर किया जाता है। 24 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है इधर से, तो सेक्शन भी ध्यान रखिएगा। 24 इज, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रेवेन्यू ऑफिसर के पावर कन्फर कर सकती है, ठीक है, किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे या लोकल बॉडी के किसी ऑफिसर के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, ये है चैप्टर 4, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इधर पे सेक्शंस के अलावा कंटेंट से भी, मेन कंटेंट से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 28 वैसे तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास पावर होता है, किसी भी लैंड पे वो सर्वे के पर्पज से एंटर हो सकते हैं, पावर टू एंटर अपॉन सर्वे लैंड। जिस भी लैंड का सर्वे हो ना, वहां एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मार्क आप कर लीजिए, ये सेक्शन स्टार्ट होता है, एनी रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नगर सर्वेक्षक एंड पटवारी। अब आप देखिए, एक तो इन्होंने लिख दिया एनी रेवेन्यू ऑफिसर, तो रेवेन्यू ऑफिसर में वो सब आ गए जो सेक्शन 11 की लिस्ट में है। उसके अलावा दो लोग और लिखे हैं यहाँ पे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नगर सर्वेक्षक, पटवारी। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर, तो ये ऑप्शन में आएंगे वहां, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नगर सर्वेक्षक आ सकता है, पटवारी ऑप्शन में यहाँ पे आ सकता है। तो इनका ध्यान रखिएगा, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नगर सर्वेक्षक, ये लोग रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने 28 आपको मार्क कराया है बस। इसके बाद 29, पावर टू ट्रांसफर केसेस से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन कहां कहां ट्रांसफर करता है, तो देखिए इसके लिए अगर आपको वो हायरार्की क्लियर है ना, तो आपको इसको पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करी है। जैसे बोर्ड, सबसे पहले बोर्ड कहां से कहां केस ट्रांसफर कर सकता है एक, तो भाई बोर्ड का जुरिस्डिक्शन क्योंकि पूरे स्टेट पे होता है, तो वो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन केस भेज सकता है, एक डिवीजन की एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिवीजन की किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के पास सेंड कर सकता है, वहां के किसी रेवेन्यू ऑफिसर को दे सकता है। तो ये कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है इक्वल रैंक के ऑफिसर्स को, जैसा कि 29 के सबसेक्शन 1 में दिया है। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है कमिश्नर के पावर की।
तो भाई कमिश्नर कहाँ का हेड होता है? एक डिवीजन का। तो वो अपने डिवीजन में किसी भी एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के पास केस ट्रांसफर कर सकता है। फिर देखिए सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, इधर कंटेंट से अंदर से क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, कंटेंट के अंदर थोड़ा सा ध्यान से एक बार बैरेक्ट में मेरे साथ आप पढ़ लीजिए तो आपको वो हमेशा के लिए एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले दिया है कलेक्टर और अ सब डिविजनल ऑफिसर मे मेक ओवर एनी केस और क्लास ऑफ केसेस अराइजिंग अंडर प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अदर एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अंडरलाइन कर लीजिए फॉर डिसीजन। तो ये दोनों किस लिए ट्रांसफर कर रहे हैं? कलेक्टर या सब डिविजनल ऑफिसर किस लिए मेकिंग ओवर कर रहे हैं केस की? फॉर डिसीजन। ये ध्यान रखिएगा। सो एसडीओ एंड कलेक्टर ये किस पर्पस के लिए मेकिंग ओवर कर रहे हैं? फॉर डिसीजन, डिसीजन के लिए। ये किसी भी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन। ठीक, या फिर ये किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर से विड्रॉ भी कर सकते हैं और किसी दूसरे को दे सकते हैं या खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये सारा काम ये लोग कर सकते हैं। अब इसका जो सबसेक्शन 2 है, यहां थोड़ी सी अलग चीज है। सबसेक्शन 2 देखिए, कमिश्नर, कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार। अब इधर पे ऑफिसर्स भी काफी सारे हो गए, कमिश्नर भी है इधर पे, कलेक्टर भी है, एसडीओ भी है, तहसीलदार भी, ये सारे मेक ओवर फॉर, ये अंडरलाइन कर लीजिए, मेक ओवर फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। ये वाली जो मेकिंग ओवर है सबसेक्शन 2 की, ये किस पर्पस के लिए है? ये है इंक्वायरी एंड रिपोर्ट के लिए, और पुराना वाला था डिसीजन के लिए। ये डिफरेंस है दोनों सबसेक्शन में। अब सीधे आप रटने बैठ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है याद रखने में। इस तरीके से थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो याद ज्यादा रहेगा। सो ये वाला जो सबसेक्शन 2 है, ये मेकिंग ओवर है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। तो ये अपने किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को दे सकते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट बनाने के लिए, ये सारे ऑफिसर्स कर सकते हैं। लेकिन जो डिसीजन के लिए दे रहे थे सबसेक्शन 1 में, वो कलेक्टर और एसडीओ ही दे रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 31 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन का भी क्वेश्चन आता है किस सेक्शन में दिया हुआ है ये। सो कन्फरल ऑफ स्टेटस ऑफ कोर्ट्स, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स या बोर्ड जो है इसमें, उन पे कोर्ट का स्टेटस कन्फर किया गया है अंडर सेक्शन 31। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं देखिए, बोर्ड, the board or a revenue officer while exercising power under this code or any other enactment for the timing in force to inquire into or to decide any question arising for determination, underline कर लीजिए, between the state government and any person। तो dispute किसके बीच में होना चाहिए? state government and अदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन और एक पार्टी स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। इन सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए, और बिटवीन पार्टीज एनी प्रोसीडिंग शैल बी अ रेवेन्यू कोर्ट। ये सारी प्रोसीडिंग जब रेवेन्यू ऑफिसर या बोर्ड कर रहे हैं तो इनके ऊपर रेवेन्यू कोर्ट के पावर कन्फर किए गए हैं। दैट इज 31, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 32 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनहेरेंट पावर किसमें है। अब इनहेरेंट पावर वैसे ही है जैसे सीपीसी वगैरह सीआरपी सब में जैसे कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है, वैसे इनहेरेंट पावर यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट्स के पास है। प्रोविजन से क्वेश्चन आता है कि इनहेरेंट पावर किस सेक्शन में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधे मार्क कर लीजिए सेक्शन 35, हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी। सो पार्टी की एब्सेंस में भी हियरिंग हो सकती है। 35 से सीधे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसेक्शन 2 भी इसका आप देख लीजिए, 35 का सबसेक्शन 2 है, इफ एनी पार्टी टू अ केस और प्रोसीडिंग बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर डज नॉट अपीयर on the date fixed for hearing after due service of a notice or summon on him, the case may be heard and determined in his absence or may be dismissed। तो उसकी एब्सेंस में भी केस पे हियरिंग हो सकती है या डिसमिस भी हो सकता है। सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 3 बता रहा है कि अब अगर मान लीजिए आपकी एब्सेंस में हियरिंग हो गई और डिसीजन आ गया, तो उसको आप सेट असाइड करवा सकते हैं। द पार्टी अगेंस्ट whom any order is passed अंडर सबसेक्शन 2 में अप्लाई, अंडरलाइन करिए, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर और नॉलेज ऑफ द ऑर्डर इन केस ऑफ नोटिस और समन वाज नॉट ड्यूली सर्व टू हैव इट सेट असाइड। तो उसे सेट असाइड कराने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि 30 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। इसके बाद आ जाइए एडजर्नमेंट सेक्शन 36। तो किस सेक्शन में है एडजर्नमेंट, ये क्वेश्चन बनता है। तो 36 इंपॉर्टेंट है। और कितनी बार एडजर्नमेंट मिल सकता है, तो प्रोवाइजो में दिया है प्रोवाइडेड दैट ईच पार्टी में बी ग्रांटेड नॉट मोर देन 3 एडजर्नमेंट। ये ध्यान रखिएगा,
सो मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट मिलेंगे। इसके बाद 37 पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट में सिर्फ कंटेंट बेस्ड सवाल आता है, सिर्फ सेक्शन का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा कि ये किस सेक्शन में दिया है। तो 37 में दिया है, कॉस्ट अवॉर्ड कर सकता है कोर्ट, उसके पास पावर है। एक और प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है इसका, ये भी देख लीजिए। प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर की फीस होती है वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। लीगल प्रैक्टिशनर की फीस यहां इंक्लूड नहीं होती कॉस्ट में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 37 से। इसके बाद सीधे आप आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज अपील रिविजन रिव्यू। इस अपील के चैप्टर को पढ़ने के लिए वो हायरार्की का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, वो अगर दिमाग में है तो अपील पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट अपील सेकंड अपील दोनों यहां होती हैं, लिमिटेशन से क्वेश्चन आता है। तो देखिए सेक्शन 44 जो है ये बात कर रहा है अपील की, अपील एंड अपीलेट अथॉरिटीज 44। तो 44 में जो पूरा आप यहाँ पे वो देख पा रहे हैं, जो ए से लेके एच तक जो पूरा दिया हुआ है कि किसकी अपील कहाँ जाएगी, यहाँ मेनली क्वेश्चन जो आते हैं वो वहीं से आते हैं जितनी चीजें हमने पिछले चार्ट में इंक्लूड कर ली हैं। सो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ए में दिया है सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ के पास, if such order is passed by any revenue subordinate to the subdivisional officer to the SDO, तो SDO के पास किसकी अपील आएगी, SDO के सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की। अब सबॉर्डिनेट अगर आपको वो हायरार्की याद है, SDO के नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वो सब आते हैं, उन सब की अपील SDO के पास जाएगी। SDO की अपील किसके पास जाएगी, तो उसके लिए सिंपल है भाई, SDO के ऊपर सीधे कलेक्टर है तो कलेक्टर के पास जाएगी। कलेक्टर की अपील किसके पास जाएगी, तो वो जाएगी आपका कमिश्नर के पास। ठीक है, कलेक्टर की अपील जाएगी कमिश्नर के पास और कमिश्नर की अपील जाएगी बोर्ड के पास। बस वो हिरार्की आप दिमाग में रखिए, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सच। इसके अलावा भी कुछ चीजें इसमें दी हुई हैं कि अपील कौन सी कहां जाती है, बट क्वेश्चन इन्हीं से आता है, इन अथॉरिटीज वाले से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है। फिर जो इसका सबसेक्शन 2 है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड अपील की बात करता है। तो यहां एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि सेकंड अपील जो आपकी स्टार्ट होती है वो सीधे कमिश्नर के पास जाती है, जैसा इसके क्लॉज ए में दिया हुआ है, बाय द सब डिविजनल ऑफिसर और द डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर और कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू द कमिश्नर। तो सारे, अब वो जो दो हिरार्की पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी, एक डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर वाली एक जो चलती है, लैंड सर्वे वाली अलग और इधर वाली अलग, इसको आप पढ़ेंगे और चार्ट सामने रखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाली अपील है, सेकंड अपील जो है वो स्टार्ट ही सीधे कमिश्नर से होगी। कमिश्नर के नीचे जो जो भी लोग हैं, कलेक्टर हो गया है ना, एसडीओ हो गया, इन सब की सेकंड अपील जो होगी वो कमिश्नर ही सुनेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो जो सेकंड हायरार्की चल रही है लैंड सर्वे वाली, जिसमें एसडीओ आता है, ठीक है, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर आता है, उन सब की अपील कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड के पास नहीं जाती, वो भी कमिश्नर के पास ही आती है। ये मैंने पिछले चार्ट में भी आपको बताया था, तो बस ये ध्यान रखिएगा। और कमिश्नर की तो बोर्ड के पास ही जाएगी। ठीक, तो उस चार्ट के फॉर्म में आप इसको कर लेंगे, ज्यादा आपके लिए इजी है। ग्राउंड एक बार पढ़ लीजिए, सबसेक्शन 3 के इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड से भी क्वेश्चन आता है, किस ग्राउंड पे होती है या किस ग्राउंड पे नहीं होती, उसको मार्क कर लीजिए और एक बार उसको पढ़ लीजिए। 46 ये भी इंपॉर्टेंट है, किन ऑर्डर्स से अपील नहीं होगी। एक बार इसके जो क्लॉज ए में दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बस पढ़ लीजिए, फिफ्थ वाले में बहुत सारे सेक्शन मेंशन है, उसको छोड़ दिए, वहां से नहीं आता, इन ऊपर से ही क्वेश्चन आ सकता है आपको, किन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होगी। फिर लिमिटेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रोविजन भी आ सकता है। ठीक है, ये 44 भी इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन 46 भी इंपॉर्टेंट है, और 47 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिमिटेशन अब बहुत बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 2018 के अमेंडमेंट के पहले अलग अलग था, रिवीजन के लिए अलग, अपील के लिए अलग, बट अब सब कुछ सिंप्लीफाई करके इट इज 45 डेज। ये ध्यान रखिएगा कि 45 डेज लिमिटेशन पीरियड है अपील करने के लिए, फर्स्ट अपील सेकंड अपील दोनों में। पावर ऑफ एपेलेट अथॉरिटी कहां दिया हुआ है, सेक्शन थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, और इनके पास लगभग सारे पावर होते हैं, एपेलेट के पार्ट, वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 49 नहीं है। लेकिन फिर रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है कि रिवीजन किस में दिया हुआ है और कौन कौन रिवीजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कंटेंट में, द बोर्ड में एट एनी टाइम, जो जब बोर्ड अगर
कर रहा है, सो बोर्ड कर सकता है ओन, इट्स ओन मोशन भी कर सकता है या फिर एप्लीकेशन ऑफ पार्टी पे भी कर सकता है। किसके ऑर्डर का रिवीजन करेगा? कमिश्नर के ऑर्डर का रिवीजन करता है बोर्ड। फिर सेकंड बी जो दिया हुआ है वो किसके ऑर्डर का? तो वो अपने सबॉर्डिनेट, कमिश्नर अपने सबॉर्डिनेट के बुला सकता है, वो भी दोनों ओन मोशन भी और एप्लीकेशन भी। इसके बाद सी में दिया है कलेक्टर, सो कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर वो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के ऑर्डर्स की फाइल बुला सकते हैं, खुद उसको देख सकते हैं या किसी दूसरे ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। ग्राउंड्स भी इसके इंपॉर्टेंट है, जो आगे ग्राउंड्स दिए हुए हैं किन ग्राउंड पे रिवीजन होता है उनको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, प्री में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर जो सबसेक्शन 2 है इसका वो भी इंपॉर्टेंट है, 50 का सबसेक्शन 2 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल बी एंटरटेन, कब आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते अगेंस्ट एन ऑर्डर अपीलेबल, जहां अपील अलाउड है वहां नहीं, ये सारे एक बार आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है, 45 डेज ध्यान रखिएगा। अगर ओन मोशन के लिए तो देखिए एज सच कोई लिमिट नहीं है, बट केसेस में ये हेल्ड हुआ है कि रीजनेबल टाइम के अंदर करना है कोर्ट को, ओन मोशन पे जब कर रहा है। और पार्टी की एप्लीकेशन पे तो पार्टी के पास टाइम है, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन कराना है उसके आने के 45 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है। ठीक है। इसके बाद इसका जो सबसेक्शन 4 है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, सबसेक्शन 4 भी इंपॉर्टेंट है कि स्टे कर देंगे प्रोसीडिंग अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो। और 5 में जो दिया हुआ है वो ये है कि दूसरी पार्टी को नोटिस देना है, अगर रिवीजन हो रहा है तो दूसरी पार्टी को नोटिस देना है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 4-5, लेकिन मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है रिवीजन, ध्यान रखिएगा। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है। रिव्यू, रिव्यू आपको पता है जब कोई कोर्ट खुद अपने ऑर्डर को सुनता है, दैट इज एक्चुअली रिव्यू ऑफ ऑर्डर। सो देखिए, द बोर्ड और एनी रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी कर सकता है, स्यूमोटो भी कर सकते हैं, और ये पार्टी की एप्लीकेशन दोनों तरीके से रिव्यू हो सकता है। प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है इसका, किसको किस रिव्यू करने के लिए सैंक्शन क्या क्या चाहिए वो एक बार जरूर आप ध्यान से प्रोवाइजो में देख लीजिए। जो पूरा दिया है किसको किससे सैंक्शन लेना है, कब लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां रिव्यू में, वो जरूर देख लीजिए। और इसके अलावा पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो इंपॉर्टेंट है। ये सिंप्लीफाई हो गया एकदम, 45 डेज दिया हुआ है सब में, चाहे अपील हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, रिवीजन हो, रिव्यू, सब में 45। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोविजन, तो वो सीधे नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6 पे आ जाइए सीधा। सो दैट इज लैंड, सॉरी दैट इज लैंड एंड लैंड रेवेन्यू, चैप्टर 6। सो चैप्टर 6 में 57 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 57 प्रोविजन से ही सिर्फ क्वेश्चन आता है कि पूरे लैंड पे, जितना भी लैंड है मध्य प्रदेश में उस पे स्टेट की ओनरशिप है, मिनरल्स पे भी स्टेट की ओनरशिप है, ये किस सेक्शन में दिया है? तो 57 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 58 में है लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज ऑफ लैंड होल्डर्स, उनकी लैंड रेवेन्यू पे करने की लाइबिलिटी। जैसा मैंने पिछले वीडियो में इस पर्पस के, इस एक्ट के पर्पस के बारे में आपको बताया था कि पर्पस क्या है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, क्योंकि आप स्टेट का लैंड उनके बिहाफ पे होल्ड कर रहे हैं। सो पूरा जितना भी लैंड है उससे लैंड रेवेन्यू पे होनी है, बस इसके कुछ एक्सेप्शन है जो इस एक्ट में दिए हैं। तो 58 कहता है सारे लैंड से लैंड रेवेन्यू पे होनी है, अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है, अलग से एग्जेम्पशन अगर मिला है इस एक्ट में तो नहीं देना है, अदरवाइज देना है। 58A एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये उस चीज को बताता है कि कौन कौन से लैंड एग्जेम्प्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन से तो क्वेश्चन उतना, मतलब ये जो सेक्शन का क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो कौन सा लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड का ही मेनली आता है, जो इसके क्लॉज ए में दिया है, एनी होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स, ये जरूर ध्यान रखिए। अप टू 2 हेक्टेयर्स अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस पे लैंड रेवेन्यू पे नहीं करनी है, 2 से ज्यादा है तभी करनी है। बाकी बी में दिया है किसी और लैंड को भी एग्जेम्प्ट स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, बट एक ऑलरेडी दिया है 2 हेक्टेयर्स एग्रीकल्चरल लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद 59 ये बताता है, ये सेक्शन का क्वेश्चन यहां से आता है। 59 ये बताता है कि लैंड जिस पर्पज के लिए यूज हो रहा है उसके हिसाब से लैंड रेवेन्यू डिसाइड होगी। तो जो कैलकुलेशन होगा लैंड रेवेन्यू का वो किस पे बेस्ड होगा, लैंड किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशनल पर्पस, वो पूरा लिस्ट उसमें दी हुई है, सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा पर्पस के हिसाब से डिसाइड होगी लैंड रेवेन्यू।
और अगर आप डाइवर्जन करते हैं, पहले किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भूमि स्वामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट को इंटीमेट करना, ये ध्यान रखिएगा, वो इंटीमेशन आपको करना है। इसके बाद यहां इंपॉर्टेंट है सेक्शन 60। सो 60 देखिए, असेसमेंट ऑफ अनअसेस्ड लैंड। कोई ऐसा लैंड है जिसपे लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट नहीं हुआ है, तो कौन करेगा, ये मार्क कर लीजिए, लास्ट लाइन में दिया है बाय द कलेक्टर, इसको मार्क कर लीजिए। सो अनअसेस्ड लैंड का असेसमेंट करता है कलेक्टर। अथॉरिटीज के क्वेश्चंस आते हैं प्री में सबसे ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 अमेंडमेंट के बाद जो 7 और 8 पहले जो थे, दोनों हटा के ये 8 आया है। ठीक है, लैंड सर्वे काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बात की गई है। पूरा सेक्शन 65 से ही हमने वो अथॉरिटीज का कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले इसमें 61 सेक्शन का ही क्वेश्चन आता है इधर प्री में, कि लैंड सर्वे किस सेक्शन में डिफाइंड है। क्या होता है ये नहीं आएगा, बट सेक्शन आएगा किस सेक्शन में लैंड सर्वे डिफाइन किया गया है। तो ध्यान रखिए 61। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड कौन से सेक्शन में अपॉइंट होता है। अच्छा, लैंड सर्वे का कंटेंट पूरा आप एक बार रीड करिएगा, पिछले वीडियो के साथ अगर करेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे वो पूरा जो डिवीजन मैंने आपको बताया था अर्बन नॉन अर्बन लैंड का किस तरीके से होता है। फिर 65 भी हमने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया है इन डिटेल, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कलेक्टर ही होता है, डिप्टी सर्वे ऑफिसर एसडीओ होता है। इस तरीके से ये पूरा हमने डिवीजन देखा था, तो उसको एक बार देख लीजिए, क्लैरिटी पूरी रहेगी, उसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन 67, इसमें इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर, ये सब कौन करता है। सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कौन करता है ये ध्यान रखिएगा। सो ये करता है आपका डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, जो एक्चुअली कलेक्टर ही होता है, बट यहाँ पे कलेक्टर नहीं है वो। फॉर दिस पर्पस हिज डेजिग्नेशन इज डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। सो ये ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर करता है ये पूरा फॉर्मेशन। फिर 70 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन से क्वेश्चन आ सकता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ आबादी। आबादी होता क्या है, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए जो लैंड यूज हो रहा है एक विलेज में, उसका डिटर्मिनेशन किस सेक्शन में दिया है और कौन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको भी आप मार्क कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ही करेगा, ये भी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 71 भी इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू डिवाइड और यूनाइट विलेजेस सेक्टर। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक सेक्शन का भी और अथॉरिटी का, कौन करता है। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर दो अलग अलग विलेजेस को यूनाइट कर सकता है, या एक विलेज को डिवाइड करके डिफरेंट विलेजेस भी बना सकता है। 72 इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट, कौन करता है असेसमेंट यहाँ पे, ये भी फिक्स कौन करता है। देखिए, अनअसेस्ड लैंड का असेसमेंट करना है तो वो हमने पीछे प्रोविजन में पढ़ा, कलेक्टर कर रहा है। तो असेसमेंट के लिए मतलब वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उस पे बेस्ड असेसमेंट। एग्जैक्टली जो अमाउंट फिक्सेशन का काम है कि क्या रेवेन्यू इससे लेना है, वो 72 में दिया हुआ है, और ये कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। सो द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर शैल फिक्स द असेसमेंट ऑन होल्डिंग एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो रेट प्रिस्क्राइब करने का काम पहले हो चुका है, अब उस रेट पे फिक्स कर देने का काम एसडीओ करेगा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कर देगा। ठीक है, इसके बाद 75 है, 75 में पावर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर टू करेक्ट एरर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द सब डिविजनल ऑफिसर मे एट एनी टाइम आफ्टर द क्लोजर ऑफ लैंड सर्वे, लैंड सर्वे हो गया है, उसका क्लोजर हो गया, उसमें अगर कोई एरर निकलते हैं तो उसको करेक्ट कौन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सब डिविजनल ऑफिसर। एरर करेक्शन नॉर्मली अभी आगे भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा एसडीओ ही करता है एरर करेक्शन का काम। ठीक, सेक्शन का क्वेश्चन नहीं आता यहां से, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि किस सेक्शन में दिया है, अथॉरिटी का ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद 77 है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल मेकिंग पावर, छोड़ भी सकते हैं उसको। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं अपन। सो चैप्टर 9 इज लैंड रिकॉर्ड्स। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, प्री के कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, क्योंकि कुछ और ऑफिसर्स इसमें अपॉइंट होंगे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स नहीं है। सो 104 में आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पटवारी हल्काज।
तो पहले तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शन में है पटवारी हल्कास का फॉर्मेशन, कौन करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां दिया हुआ है द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड शैल फॉर ईच तहसील अरेंज द विलेजेस इनटू पटवारी हल्कास एंड डिवाइड ईच अर्बन एरिया इनटू सेक्टर। तो नॉन अर्बन पटवारी हल्का, अर्बन सेक्टर में वो पूरा डिवीजन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कौन सा एरिया कैसे डिवाइड होता है, तो वो तो वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी कौन कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा पटवारी हल्काज। अब ये पर्पज अलग है, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए जो हमने डिस्कस किया था वो लैंड सर्वे के लिए डिवीजन था, ये लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए एक अलग पर्पज है, थोड़ा डिवीजन इसीलिए चेंज हो सकता है। तो पटवारी हल्काज कौन बनाता है और सेक्टर कौन बनाता है ये ध्यान रखिएगा, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, और उसके लिए अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो पटवारी हल्काज के लिए अपॉइंटमेंट होता है पटवारी का, और नगर सर्वेक्षक का अपॉइंटमेंट होता है सेक्टर के लिए, ये नगर सर्वेक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लोग रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होते, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है तो ये अलग अथॉरिटी है। देखिए पटवारी हल्का और सेक्टर बनाने का काम कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड करेगा, लेकिन नगर सर्वेक्षक और पटवारी का अपॉइंटमेंट जो है वो सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, वो करता है आपका कलेक्टर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी हल्का कौन बनाएगा, सेक्टर कौन बनाएगा, और नगर सर्वेक्षक या पटवारी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। सो अपॉइंटमेंट कलेक्टर करेगा और वो बनाने का काम कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद 105, सो 105 है फॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल इन नॉन अर्बन एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है। और रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल कौन बनाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड शैल अरेंज दी पटवारी हल्काज इन अ तहसील इनटू रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल, तो इसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल में डिवाइड कर देगा कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। फिर 106, 106 है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अपॉइंटमेंट कौन करेगा ये भी एक क्वेश्चन है। सो अपॉइंटमेंट कलेक्टर, जैसा पिछले में आपने देखा कलेक्टर अपॉइंटमेंट करता है, बनाता कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, तीनों के लिए सेम चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद 108 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ यहां से ये आता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किस सेक्शन में। प्री के लिए तो बस इतना इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट प्री के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शन में दिया है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ठीक है, होता क्या है ये सब इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। 109 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है प्री के लिए इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड, कोई नया पर्सन लैंड में कोई राइट या इंटरेस्ट एक्वायर करता है तो उसको रिपोर्ट करना होता है, किसके पास रिपोर्ट करेंगे, तो तहसीलदार के पास, या तो नगर सर्वेक्षक या पटवारी के पास, या फिर आप तहसीलदार के पास डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों। तो ये ध्यान रखिएगा। 1010 है म्यूटेशन ऑफ एक्विजिशन, 9 से रिलेटेड है, प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों प्रोविजन, 109 और 110। बस ध्यान रखिएगा किन के पास इस बात की इंफॉर्मेशन देनी है, 9 में भी 10 में भी सेम अथॉरिटीज हैं। इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट 11 काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो देखिए इसमें दिया है द सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट टू विच द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्टी, ये मार्क कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट जहां पार्टी नहीं है वहां सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, रिलेटिंग टू एनी विच इज रिकॉर्डेड इन दी रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में कोई भी मैटर है तो इसको डिसाइड, रिकॉर्ड ऑफ राइट के मैटर को डिसाइड करने का पावर सिविल कोर्ट का है, तो लेकिन कौन से मैटर में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टी ना हो, यहां साफ साफ दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं होनी चाहिए, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद 113 करेक्शन, यहां फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्शन कौन करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट में। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट का जो करेक्शन होगा वो कलेक्टर करेगा, ध्यान रखिएगा। द कलेक्टर मे एट एनी टाइम करेक्ट और कॉज टू बी करेक्टेड, क्लरिकल है, रिकॉर्ड ऑफ राइट में करेक्शन कलेक्टर करेगा। ठीक, लैंड सर्वे क्लोजर के बाद एसडीओ करेगा लैंड सर्वे में, ये ध्यान रखिएगा। फिर 114 में लैंड रिकॉर्ड है, बस प्रोविजन याद रखिएगा कि लैंड रिकॉर्ड किस सेक्शन में है, बस इससे ज्यादा नहीं प्री के लिए। तो इसके बाद 14A है भू अधिकार पुस्तिका, बस ये ध्यान रखिएगा कि भू अधिकार पुस्तिका किस सेक्शन में है, बाकी कुछ नहीं। फिलहाल तो मेंस के लिए तो ये पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
150 करेक्शन ऑफ रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री इन लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड में कोई इनकरेक्ट एंट्री हुई है तो उसका करेक्शन जो है वो एसडीओ ही करेगा, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, सिर्फ एक जगह कलेक्टर आ रहा है रिकॉर्ड ऑफ राइट में करेक्शन करने, बाकी एसडीओ करेगा। प्रजम्पशन सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 117 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एंट्रीज हैं लैंड रिकॉर्ड में कोर्ट उसको करेक्ट ही प्रिज्यूम करेगा। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्ररी प्रूफ करना चाहता है या वो ये असर्ट कर रहा है कि नहीं है जो लैंड रिकॉर्ड में एंट्री गलत है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोर्ट तो इन्हें सही प्रिज्यूम करेगा। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 10, बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स, सर्वे मार्क्स। देखिए इस चैप्टर से थोड़े से कम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले है सेक्शन 125, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्री बिटवीन विलेज, सेक्टर, सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर एंड प्लॉट नंबर। ये जो डिवीजन होता है लैंड का अलग अलग सर्वे नंबर में, प्लॉट्स में, इन पे बाउंड्री मार्क्स बनाए जाते हैं और बाउंड्रीज बनाई जाती हैं। इन बाउंड्री को लेके अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है तो उसका रेजोल्यूशन जो होता है वो 125 में है। सेक्शन का क्वेश्चन नहीं आता है, यहां क्वेश्चन आएगा अथॉरिटी का कि इस डिस्प्यूट को रिजोल्व कौन कराएगा। तो ध्यान रखिए तहसीलदार, तहसीलदार के कई सारे पावर हैं अभी इस चैप्टर में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है तहसीलदार। इसके बाद अगर किसी ने दूसरे के लैंड पे पोजेशन ले ली है, सो रॉन्गफुल पोजेशन से इजेक्टमेंट का काम भी कौन कराएगा? तहसीलदार, सेम अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 127 है डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइंस। तो लैंड को सेपरेट अलग अलग करने के लिए जो बाउंड्री मार्क्स या लाइंस बनाई जाती हैं उनको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस भूमि स्वामी की है जो उस लैंड को होल्ड कर रहा है। ठीक, इसके अलावा एक सेक्शन और इसमें आप ऐड कर लीजिए, दैट इज 128। यहां से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के। अब ये जो बाउंड्री मार्क्स वगैरह मेंटेन करने हैं अगर आप नहीं करके रखते हैं तो देखिए 128 बेरेट में निकाल लीजिए, वहां मैं आपको मार्क कर देता हूं दो तीन चीजें। तो इसमें सबसे पहले तो अथॉरिटी कौन इस चीज का ध्यान रखेगा कि बाउंड्री मार्क्स मेंटेन है या नहीं है एरिया में। तो देखिए पटवारी और नगर सर्वेक्षक, दोनों अथॉरिटीज, पटवारी और नगर सर्वेक्षक इस बात को ध्यान रखेंगे। वो चेक करेंगे कि उनके एरिया में अगर प्रॉपरली बाउंड्री मार्क्स नहीं है किसी पर्टिकुलर लैंड पे, तो जो भूमि स्वामी उसको होल्ड कर रहा है उसको नोटिस देंगे और 1 मार्च कमिंग ईयर की 1 मार्च के पहले पहले उसको रिपेयर कराने के लिए बोलेंगे। अगर वो रिपेयर नहीं करा पाता है तो फिर यहां पे वापस तहसीलदार सीन में आ जाएगा। तहसीलदार खुद उसका रिपेयर करवा देगा और जो कॉस्ट होगी वो ऐसे भूमि स्वामी से रिकवर की जाएगी। कॉस्ट के साथ साथ यहां एक पेनल्टी लगाई जाएगी 1000 रुपीज की, ये भी मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे। तो नेक्स्ट प्रोविजन है 131, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप देख लीजिए। अगर ईजमेंट्री राइट जैसे राइट टू वे वगैरह है किसी अनऑक्युपाइड लैंड से किसी को चाहिए, सो वो सारी रिजोल्यूशन भी इन चीजों का तहसीलदार ही करेगा। कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन लगा के रख रहा है लैंड पे, सो वो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव कराने का काम भी तहसीलदार का है। इसके अलावा अब क्योंकि आप ऑब्स्ट्रक्शन कंटिन्यूअसली करते हैं या तहसीलदार को लगता है आगे भी आप ये रिपीट कर सकते हैं, तो वो 134 में बॉन्ड भी भरवा सकता है तहसीलदार। 135 यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे बट 35 यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन पे भी क्वेश्चन आ जाता है और एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर रोड पाथ किस सेक्शन में है, प्लस कौन अथॉरिटी, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए बेसिकली ये है क्या, किसी विलेज में अगर ये होता है कि विलेजर्स को लगता है कि वहां पे एक पब्लिक वे की जरूरत है, एक रास्ता बनाने की जरूरत है, तो कलेक्टर के पास इस बात की एप्लीकेशन होगी या वो खुद से भी कर सकता है। तो कलेक्टर ये काम करवाएगा और रोड अगर उसको देनी है या एक पाथ देना है तो उस पाथ की विड्थ कितनी होगी, ये एक क्वेश्चन यहां पे आता है। तो उसकी विड्थ होगी 10 फीट, ये ध्यान रखिएगा, 10 फीट की रोड एक दे सकता है। अब क्योंकि उसे रोड देनी है तो वो किसी के लैंड से ही निकाल के देगा, किसी के लैंड के ऊपर ही वो रोड बनेगी जो लोग होल्ड कर रहे होंगे। तो जिसके भी लैंड से ये पाथ निकलता है या रोड बनती है उसका उतना लैंड एक्वायर कर लिया जाता है और उसे कॉम्पनसेशन दिलाया जाएगा। सो कलेक्टर विलेजर्स को ही बोलेगा, वही अमाउंट सब लोग इकट्ठा करेंगे, विलेजर्स को ही कॉम्पनसेशन का अमाउंट देना होता है और वो कॉम्पनसेशन ऐसे भूमि स्वामी को दिलाया जाता है जिसके लैंड से ये पाथ होके जा रहा है, जिनके भी लैंड से। सो दैट 135 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों तीनों क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, सेक्शन का भी, अथॉरिटी का भी, और कितनी विड्थ होगी ऐसी रोड की, दोनों। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 11, स्टार्ट्स विद सेक्शन 137। सो ये चैप्टर है रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू को कैसे रियलाइज किया जाएगा, कैसे वसूला जाएगा।
सो 137 सबसे पहले बताता है लैंड रेवेन्यू इज द फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड, लैंड पे पहला चार्ज जो होगा वो लैंड रेवेन्यू ही होगा। इसके बाद 140, जो यहां से सेक्शन का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और पहला चार्ज क्या होता है लैंड पे वो भी इंपॉर्टेंट है। 140 से लेके सेक्शन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है 40, लेकिन यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट है। ये बताता है डेट्स ऑन विच लैंड रेवेन्यू फॉल्स ड्यू एंड पेबल। तो एक बार प्रोविजन में आप मार्क कर लीजिए 140 सेक्शन में। सो 140 में दिया है द लैंड रेवेन्यू पेबल ऑन अकाउंट ऑफ अ ईयर शैल फॉल ड्यू ऑन दी, अंडरलाइन करिए, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल पे ड्यू हो जाती है, 1 अप्रैल। और कब तक पे कर देना है? लास्ट डे ऑफ जून, लास्ट डे ऑफ जून पे पे करना है। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है यहां बस। बाकी 41 में डेफिनेशन है एरियर और डिफॉल्टर की। तो अगर जून लास्ट तक अगर जो अमाउंट पे नहीं हुआ है, जितना भी अमाउंट बचा है वो पूरा एरियर है, और जिसको पे करना है, जिसने पे नहीं किया है, दैट पर्सन इज डिफॉल्टर। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 42 है पर्सन रिसीविंग लैंड रेवेन्यू बाउंड टू गिव रिसिप्ट। जो भी लैंड रेवेन्यू रिसीव कर रहा है उसे रिसिप्ट एक देनी है। 43 पेनल इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ लैंड। अगर आप लैंड रेवेन्यू इस टाइम तक, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 40 में, वो नहीं देते हैं, एरियर होता है, तो बाद में आपको इंटरेस्ट भी उस पर पे करना पड़ेगा। 44 रेमिशन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू और फेलियर ऑफ क्रॉप। अब आप सुनते रहते होंगे कई बार स्टेट गवर्नमेंट ये चीज एग्जेम्प्ट कर देती है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में क्रॉप्स अच्छे से नहीं हुई, तो वहां पे उस एरिया को उस पर्टिकुलर ईयर के लिए लैंड रेवेन्यू देने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। प्रोविजन आ सकता है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है 40 से लेके 43 तक प्रोविजन नहीं है, बीच का कंटेंट थोड़ा सा देख लीजिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 44 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 47 यहां सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस चैप्टर में, प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर। तो जो भी लैंड रेवेन्यू का एरियर है उसे कैसे रिकवर किया जाएगा। तो बेरेट में सेक्शन निकाल लीजिए, वहां 2-3 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, मैं सारे आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि एरियर किस में दिया हुआ है रिकवरी, ठीक है। फिर ये प्रोसेस कुछ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की तरह आपको लगेगा। सो देखिए, अटैचमेंट करके जो है रियलाइज की जा सकती है, रिकवर की जा सकती है लैंड रेवेन्यू, अटैचमेंट के थ्रू मूवेबल इमोबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर सकते हैं सेल करके, ठीक है। यहां इंपॉर्टेंट है इसके बाद प्रोवाइजो जो इसमें दिया है ना, सबसेक्शन 1 के बाद जो प्रोवाइजो दिया है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अटैच नहीं होंगी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नॉट टू बी अटैच्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए आप एक बार, लिस्ट कुछ वैसी ही है जैसे द नेसेसरी वियरिंग अपैरल, कुकिंग वेसल्स वगैरह हैं। आर्टिशियंस के टूल्स जो हैं वो नहीं होंगे, ठीक है, जो भी डोमेस्टिक यूजेस की चीजें हैं वो नहीं होंगी। इसके बाद इसका जो प्रोवाइजो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लैंड है, लैंड की कितनी क्वांटिटी है जो अटैच नहीं होगी। सो देखिए इसमें दिया हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी शैल नॉट परमिट अटैचमेंट एंड सेल ऑफ होल्डिंग वेयर द डिफॉल्टर होल्ड्स। तो जो डिफॉल्टर है उसके पास फर्स्ट 6 हेक्टेयर और लेस देन 6 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया। जो डिफॉल्टर है वो शेड्यूल्ड एरिया में है और कितना लैंड होल्ड कर रहा है, 6 हेक्टेयर या उससे कम, तो उसका लैंड अटैच नहीं होगा। अगर 6 हेक्टेयर उससे कम लैंड है तो अटैच नहीं होगा फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर। सेकेंड है 4 हेक्टेयर और लेस देन 4 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन एनी अदर एरिया। अदर एरियाज में 4 हेक्टेयर तक है उसके पास या उससे कम है तो लैंड अटैच नहीं किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे सबसेक्शन में देखिए आप, इसके बाद सेकेंड सबसेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 द तहसीलदार मे रिकवर द एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय अटैचिंग एनी फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट लॉकर। ये सारी चीजें भी तहसीलदार अटैच करके रिकवर करा सकता है लैंड रेवेन्यू का, ठीक है। इसके बाद थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, द सब डिविजनल ऑफिसर मे कॉज एनी पर्सन कमिटिंग डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्सीडिंग 50 लाख। ये एक अंडरलाइन और मार्क कर लीजिए कि एसडीओ अगर कोई ऐसा डिफॉल्टर है जो 50 लाख रुपए तक का डिफॉल्ट कर चुका है, ₹50 लाख to be arrested and shall send him with a warrant to be confined in civil prison, अंडरलाइन कर लीजिए, for a period not exceeding 15 days। तो भाई अगर 50 लाख रुपए तक का लैंड रेवेन्यू रिकवर करना है, इतने का अगर डिफॉल्ट आप कर चुके हैं,
तो एसडीओ आपको सिविल प्रिजन में, अभी कई जगह ये आएगा कि तहसीलदार फाइन लगाएगा और एसडीओ इम्प्रिजनमेंट भेजेगा, तो ध्यान रखना फाइन लगाने वाला काम तहसीलदार करेगा और सिविल प्रिजन में भेजने वाला काम एसडीओ ही करेगा। सो यहाँ पे तहसीलदार रिकवर करा सकता है और एसडीओ क्या करेगा, सिविल प्रिजन में भेजेगा। कितने दिन के, 15 दिन के सिविल प्रिजन में भेज सकता है। ठीक है, ये सब एडिशनल प्रोसेस हैं फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो ये ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज चैप्टर 11, और आज के वीडियो में हम चैप्टर 11 तक ही डिस्कस कर रहे हैं। द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून, जिसमें हम इसके आगे से चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डील करेंगे। तब तक इनको आप बहुत अच्छे से मार्क करके याद कर लीजिए जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, एंड वेरी सून द नेक्स्ट वीडियो विल आल्सो बी अवेलेबल। थैंक यू।